राम राम दोस्तों। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। आज की वीडियो में हम 7th क्लास की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 8th क्लास की हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर भारत में धार्मिक परिवर्तन। 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर वो इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं, नागपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने प्रभावित किया। रामचरितमानस किसने लिखी? तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है। ईश्वर को राम के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है। सूरदास द्वारा सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, कृष्ण भक्ति, ये रचनाएं हैं। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी के विष्णु भक्ति पर बल दिया था। इन्होंने असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखी। नामगर कविता पाठ प्रार्थना गृह स्थापित करने की परंपरा चलाई। ठीक है। नामगर परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई भी शामिल थी। मीराबाई, इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। बाद में रविदास अपरचय की अनुयायी बन गई। कृष्ण के प्रति समर्पित थी। ठीक है। कबीर 15वीं शताब्दी से 16वीं सदी के बीच में थे। ठीक है। इनका पालन पोषण बनारस या आसपास के मुसलमान जुला परिवार में हुआ। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवटी, पंचवाणी और बिज्जग में संग्रहित है। ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, मतलब परमेश्वर का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं। नेक्स्ट है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1669 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। इनका जन्म हुआ था तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहिब। ठीक है। करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित किए। ठीक है। धर्मशाल, उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह होती थी धर्मशाल। इनकी मृत्यु 1539 से पूर्व इन्होंने लेना यानी गुरु अंगद को अनुयायी यानी उत्तराधिकारी बना दिया। गुरु नानक के बाद गुरु अंगद बने थे। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 में किया, जिसमें शेख फरीद, संत कबीर, मंगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अमृतसर, रामदासपुर शहर केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर के पास 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। 1616 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। ठीक है। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना। ठीक है। ये फिर कुछ इससे पीछे की बातें हैं। शासक और इमारतें। 8वीं तथा 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया व दूसरी दुनिया में आरंभ विराम की भव्य जगह, किला, महल तथा मकबरे। मंदिर, मस्जिद, हाज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता की उपयोगी इमारतें। कुतुब मीनार। ठीक है। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराया गया, पहली मंजिल का। ठीक है। 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने शेष 4 मंजिल बनवा दी। ठीक है। मरम्मत कार्य कराया अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इब्राहिम लोदी ने। ठीक है। मीनार के छज्जे पर अरबी भाषा में भी लेख भी लिखे हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में अधिक संख्या में खिड़कियां, दरवाजे और कमरे बनने लगे। छत, दरवाजों और खिड़कियों, 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ होती थी, मतलब एक छतरी ही बना देती। 2 खंभे काट के उसके ऊपर छतरी बना के टेढ़ी लटका दी, मतलब स्टैंड कर दी। वास्तुकला की यही शैली अनुप्रस्थ टोडा शैली थी। ठीक है। कंदारिया महादेव मंदिर थंगदेव चंदेल वंश द्वारा 999 में निर्माण हुआ था। राजेश्वर मंदिर राजा राजदेव द्वारा निर्माण किया गया था। फारसी दरबारी इतिहास के सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है।
9वीं सदी के आरंभ में पंड्यन राजा सिरमर श्री वल्लभ द्वारा श्रीलंका पर आक्रमण कर राजसेन प्रथम को पराजित किया। ठीक है। चारबाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई। कश्मीर, आगरा तथा दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने चारबाग बनवाए। चोलकालीन कांस्य मूर्तियां लोप मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ठीक है। मणिग्राम और नाना देसी व्यापार संघ थे, ये दो व्यापार संघ थे। ठीक है। हम्पी का स्तूप आपने सुना होगा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। ये विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था हम्पी। विरूपक शिव मंदिर यहाँ पे है। सूरत, यह ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए प्रमुख द्वार था। ठीक है। सूरत, गुजरात। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता है। मक्का इसी में पश्चिम एशिया में है, तो हम लोग यहीं से होकर जाते थे। ठीक है। मसूलीपट्टनम, कृष्णा नदी डेल्टा का किला हालेंडावासियों ने बनाया था। 1686-87 में औरंगजेब ने गोलकोंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। वास्को डी गामा, पुर्तगाली नाविक था जो अटलांटिक महासागर से आते हुए केप ऑफ गुड होप के रास्ते से निकलकर हिंद महासागर को पार कर 1498 में कालीकट केरल पहुंचा था। ये दो लाइन बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोलंबस ने 1492 में वेस्ट इंडीज पहुंचा था, इसलिए कहते हैं कोलंबस ने वेस्ट इंडीज की खोज की थी। ठीक है। अब रहेगी भारत की जनजातियाँ। ठीक है। ये मुख्यतः कृषक, संग्रह, शिकारी तथा पशुपालक थे। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं-14वीं सदी तथा गख्खर जनजाति प्रमुख थी। अकबर ने कमाल खान गख्खर को मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में लगय और अर्दुन तथा उत्तर पश्चिम में बलोच जनजाति थी। पश्चिमी हिमालय में गडरियों की जनजाति तथा उपमहाद्वीप के सुंदर पूर्वी भाग में नागा, अहोम तथा अन्य जनजातियों का प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार, झारखंड में 12वीं शताब्दी में चेर सरदार शाहियों का उदय हुआ, जिन पर अकबर के सेनापति मान सिंह ने 1591 में हमला किया। मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है। बुर्जी नामक संस्कृत की ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा तथा बाद में असमिया भाषा में लिखा गया है। नोट साइड में लिख रखा। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र, कोल्ली तथा वेरात जनजातियाँ। ठीक है। दक्षिण में कोरगा, वेतार, मारवाड़ आदि। भील, पश्चिम तथा मध्य भारत में भील बहुत बड़ी जनजाति और गोंड भी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में। ठीक है। गोंड जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। ये गोंडवाना नामक विशाल प्रदेश में रहते थे। ठीक है। ये विभिन्न कुलों में बटे हुए थे, प्रत्येक का अपना राजा होता था। अकबरनामा में उल्लेखित है कि गोंड राज्य में 7,000 गाँव थे, 70,000 गाँव थे गढ़ कटड़ा के। ठीक है। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। ये फिर 84 गाँवों की इकाई में विभक्त थे, जिसे 84 कहा जाता था। ठीक है। 84 का उप विभाजन गहरोतों में होता था, जिसमें 12 गांवों से मिलकर बने होते थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। गढ़ कटड़ा के राजा अमन दास ने संग्राम सिंह की उपाधि धारण की। अमन दास के पुत्र दलपत ने चंदेल राजपूत राजा सालबहान की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, क्या पता आ जाए क्वेश्चन। दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण 5 वर्ष का था, जो उसके नाम पर शासन संभाला था। 1565 में मुगल आक्रमण का डटकर सामना किया। ठीक है। फिर है अहोम जनजाति। ये मौजूदा म्यांमार से 13वीं सदी से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। अहोम जनजाति के बारे में पूछा जा सकता है, भाई ये कहाँ से आए थे और कहाँ बसे थे। म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बसे थे। इन्होंने भूस्वामी राजनीति का दमन किया था, चुटकियों तथा कोच हाजों के राज्य को जीता। ठीक है। इन्होंने 1530 के दशक में ही आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया तथा 1660 आते आते उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण किया। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगल आक्रमण में पराजित हुए। ठीक है। अहोम राज्य बेकार पर निर्भर था, जिसने जबरन काम कराया जाता था, वे थे पाइक। ये थी हमारी एनसीईआरटी की हिस्ट्री। एनसीईआरटी हिस्ट्री 7th क्लास, 6th और 7th क्लास हमने कवर कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8th क्लास को स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास
6th क्लास से 7th क्लास इम्पोर्टेंट है, 7th से 8 और 8 से 9th। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद।